हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन इमल्शन एंड मेथड टू ओवरकम। ये जो आपकी यूनिट 3 है जिसका जो चैप्टर नंबर 6 है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसका ये टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक का पर्पस क्या है, ठीक है, और हमें इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्यों, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इमल्शन और सस्पेंशन दोनों ही हमारी बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है। ठीक है, और दोनों में ही हमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती कब है? ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ सस्पेंशन और इमल्शन प्रिपेयर किया है। ठीक है, और प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको स्टोर करने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि स्टोरेज के दौरान क्या होता है कि उनके अंदर कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, जो कि इमल्शन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर देती है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है उसको ख़राब कर देती है। ठीक है, मेडिकल स्टोर वगैरह पे भी आपने जो है इमल्शन और सस्पेंशन को देखा होगा कि जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो भी इनको स्टोर करके रखता है। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में भी इनको जो है स्टोर करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनका यूज़ किया जा सके। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक रखे रहने की वजह से या जब इनकी बिक्री नहीं हो पाती है, ठीक है, इमल्शन और सस्पेंशन की, ठीक है, तो लंबे समय तक रखे रहने की वजह से इनके अंदर कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, या कुछ इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आने लगती है। ठीक है, जो इमल्शन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर देती है या फिर इमल्शन को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती है हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो उन सभी को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम किसके बारे में बात करेंगे, मेथड टू ओवरकम, यानी कि इमल्शन के अंदर अगर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो कैसे कैसे हम उनको कम कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके हम उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से उपाय करके जो है हम उनको ठीक कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले वाले लेक्चर्स में फ्रेंड्स आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ताकि मैं जो है उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन इमल्शंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो इमल्शन होता है उसमें दो तरीके से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, पहली होती है आपकी फिजिकल इनस्टेबिलिटी और दूसरी है केमिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हम फिजिकल इनस्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन होता है ना, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो इमल्शन की जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है, इमल्शन ख़राब हो जाता है। ठीक है, दूसरी होती है केमिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, केमिकल इनस्टेबिलिटी में क्या होता है कि हमारी जो इमल्शन है उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इमल्शन की जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से ही हमारे जो इमल्शन है उसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जो कि हमारी इमल्शन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर देती है या फिर हमारे इमल्शन को जो है वो ख़राब कर देती है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारी फिजिकल इनस्टेबिलिटी की, ठीक है, तो इसमें आपको फ्लोकुलेशंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्रेमिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोलोसेंस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्रैकिंग और ब्रेकिंग आ सकती है और फेज इन्वर्जन हो जाता है कई बार इमल्शन का। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे इमल्शन के अंदर आ जाती हैं ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, जो कि हमारे इमल्शन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर देती है। ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल इनस्टेबिलिटी की तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है इमल्शन का, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है इमल्शन की। ठीक है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है इमल्शन का। ठीक है, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी इमल्शन की जो केमिकल स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है स्टेबिलिटी जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, एडवर्स स्टोरेज कंडीशन, ये भी हमारी इमल्शन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इमल्शन के अंदर हमको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, या फिर हमारे इमल्शन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को जो हम डिटेल में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम इनको जो है ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनमें से कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो है फ्रेंड्स वो रिवर्सेबल है और कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इरिवर्सेबल है।
ठीक है। रिवर्सिबल मतलब यानी कि इनमें से कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को जो हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि हम हमारा जो इमल्शन है उसको हिला डुला कर, एजिटेट करके, ठीक है, या फिर उसको जोरों से सेक करके इनमें से कुछ स्टेबिलिटीज़ को जो हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि कुछ इनस्टेबिलिटीज़ को हम जो है ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो है इरिवर्सिबल है, यानी कि हम बोतल को हमारा जो इमल्शन है उसको हम कितना भी हिलाएं, ठीक है, या फिर उसको कितना ही सेक करें, वो एक बार जो इनस्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई इमल्शन के अंदर, तो वो वापस ठीक नहीं होगी, ठीक है, चाहे आप उसको बोतल को कितना ही सेक करो, तो वो जो है इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों को भी जो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम इनके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारी फिजिकल इनस्टेबिलिटी की, तो इसमें सबसे पहली जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, वो आती है आपकी फ्लोकुलेशन, ठीक है। फ्लोकुलेशन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिंपल और इजी है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारा जो इमल्शन होता है उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज होती है ना, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट होती है, ग्लोबुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के पास आने लगते हैं, ठीक है, और पास आकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं या फिर जॉइंट होने लगते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, लार्ज क्लस्टर या फ्लोकुल्स बना लेते हैं। तो इसी फिनोमेना को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, फ्लोकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोकुलेशन बनने की वजह से क्या होता है कि फ्रेंड्स जो ग्लोबुल्स की जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो इमल्शन है वो जो है अनस्टेबल हो जाता है या फिर उसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आने लगती है फ्लोकुलेशन की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फ्लोकुलेशन को समझते हैं, यानी कि दो ग्लोबुल्स आपस में जुड़कर क्लस्टर या फ्लोकुल्स बना लेंगे हमारे इमल्शन के अंदर, तो वो जो फिनोमेना होता है, वो जो प्रोसेस होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लोकुलेशन कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। फ्लोकुलेशन इज ए रिवर्सिबल फिनोमेना विच कैन बी रीडिस्पर्स ऑन स्लाइटली एजिटेशन। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इमल्शन के अंदर जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती है उनमें से कुछ रिवर्सिबल होती है और कुछ इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। रिवर्सिबल क्या होती है, यानी कि ऐसी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जिनको हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे इमल्शन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो जैसे हम इमल्शन को हिलाएंगे डुलाएंगे, इमल्शन की बोतल को सेक करेंगे जोरों से, ठीक है, तो वो जो है हिलाने डुलाने की वजह से वो जो है ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लोकुलेशन होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या होता है कि एक रिवर्सिबल फिनोमेना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्लोकुलेशन इमल्शन के अंदर आ गया है, ठीक है, तो जैसे हम इमल्शन को हिलाएंगे डुलाएंगे जोरों से सेक करेंगे ना, ठीक है, तो जोरों से सेक करने की वजह से, एजिटेट करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फ्लोकुल्स बने थे, यानी कि जो दो या दो से अधिक ग्लोबुल्स एक दूसरे के पास आकर क्लस्टर या फ्लोकुल्स बना रहे थे, वो क्या होंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि ये जो ग्लोबुल्स है वो वापस सेपरेट होने लग जाएंगे एजिटेट करने की वजह से, सेक करने की वजह से, ठीक है, जिससे हमारा इमल्शन जो है वो वापस से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, रिवर्सिबल फिनोमेना होता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको रिवर्सिबल बताया था, यानी कि आप बोतल को कितना ही सेक करो, कितना ही जो है उसको हिलाओ डुलाओ, ठीक है, लेकिन अगर एक बार उसके अंदर जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आई है तो वो वापस ठीक नहीं होगी, तो वो जो है वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो फ्लोकुलेशन क्या होता है, हमारा एक प्रकार से रिवर्सिबल फिनोमेना होता है, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लोकुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, फ्लोकुल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये फ्लोकुल्स बन कैसे रहे उसको हम समझते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ये जो इमल्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी ऑयल है, ठीक है, जो कि ये वाला पार्ट है वो क्या है, डिस्पर्स फेज है, जो कि ग्लोबुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे ग्लोबुल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और ये जो वाटर है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में जो है डॉट डॉट करके दिखाई दे रहे होंगे, ये आपकी वाटर वाली फेज है, ठीक है। तो इस इमल्शन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि ये जो ग्लोबुल्स है ना ऑयल के, ठीक है, ये छोटे छोटे ग्लोबुल्स वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ने लग गए, ठीक है, ये जॉइंट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या करा रहे हैं, फ्लोकुल्स बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फ्लोकुलेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन यहाँ पर है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, हमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गए, फ्लोकुल्स बन गए हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोकुलेशन होता है हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको कम करने के लिए हम यहाँ पर ये जो कंटेनर है जिसके अंदर फ्लोकुल्स बने हैं, हमारा इमल्शन इसके अंदर मौजूद है, इस इमल्शन को हम जोरों से सेक करेंगे, हिलाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको एजिटेट करेंगे, हमारे कंटेनर को, इमल्शन को जैसे हम हिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लोकुल्स बने हैं जिनके साथ ये ग्लोबुल्स चिपके हुए हैं ऑयल के, ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे,
ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और वापस से जो है हमारा इमल्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वापस हमारा इमल्शन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फिनोमेना होता है फ्रेंड्स वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको ठीक किया जा सकता है। बोतल को हिलाकर डुलाकर, हमारे इमल्शन को हिला डुलाकर जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो इमल्शन है उसके अंदर फ्लोकुल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स हमारे इमल्शन के अंदर जो फ्लोकुलेशन बन रहे हैं, ठीक है, आखिरकार वो बन क्यों रहे हैं, क्या कारण है। ठीक है, तो उसके हम कॉज को समझेंगे। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिटिंग ऑन द ड्रॉपलेट सरफेस अफेक्ट द फ्लोकुलेशन, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से भी आपके जो है इमल्शन के अंदर फ्लोकुल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, अगर आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर जो वांडरवाल फोर्स होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो ग्लोबुल्स है वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं और एक फ्लोकुल्स या क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ये भी आपके रीजन होता है फ्लोकुल्स के बनने का। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है या फिर इनहेंस हो जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है, कोई भी दो ग्लोबुल्स के बीच में, ठीक है, तो वो जो ग्लोबुल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और फ्लोकुल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन फोर्स फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो रीजन होता है वो होता है ए हाई रिपल्सिव फोर्स एग्जिट बिटवीन द डिस्पर्स ग्लोबुल्स डिक्रीजिंग इन दिस फोर्स रिजल्टिंग इन द एग्रीगेशन ऑफ ग्लोबुल्स मैक फ्लोक्यूल्स। ठीक है, कि क्या होता है कि हमारे जो ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, उन ग्लोबुल्स के बीच में एक रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अब रिपल्सन फोर्स कब जनरेट होता है, अट्रैक्शन फोर्स कब जनरेट होता है, इसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको सिंपली समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिपल्सन फोर्स क्या होता है कि जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये जो ग्लोबुल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, वो स्टेबल का स्टेबल बना रहता है। ठीक है, लेकिन जब इस रिपल्सन फोर्स में क्या हो जाती है, कमी होने लगती है या फिर ये डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इसकी जो है डिक्रीज होने की वजह से, कमी होने की वजह से जो आपका वांडरवाल फोर्स है या जो अट्रैक्शन फोर्स है ग्लोबुल्स के बीच में वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ग्लोबुल्स एक दूसरे के पास आएंगे, चिपकेंगे एक दूसरे के साथ और क्या बनाएंगे फिर फ्लोकुल्स या क्या बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीगेट होने लगेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास आकर चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे, उसे कोई हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, और क्या बना लेंगे, फ्लोकुल्स बना लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम फ्लोकुलेशन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, कि यानी कि हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर जो फ्लोकुल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो बन क्यों रहे हैं, क्या कारण है उसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स फ्लोकुलेशन को समझने से पहले हमको जो है तीन चीज़ों के बारे में जो है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहला है आपका रिपल्सिव फोर्स, दूसरा है अट्रैक्शन फोर्स और तीसरा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपको जो है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन तीन चीज़ों के कारण ही आपके जो इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर आपको जो है फ्लोकुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारे रिपल्सिव फोर्स की, ठीक है, तो ये कब जनरेट होता है, जब कोई भी दो ग्लोबुल्स हो, ठीक है, उनके ऊपर जो चार्ज हो वो बिल्कुल सेम हो। मतलब यानी कि अगर मान लीजिए एक ग्लोबुल्स हमारे इमल्शन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा ग्लोबुल्स भी इमल्शन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि सारे जो ग्लोबुल्स हैं इमल्शन के अंदर मौजूद है, हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो ग्लोबुल्स प्रेजेंट है डिस्पर्स फेज के, वो सारे मान लीजिए कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है सारे के सारे। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा ना फ्रेंड्स, वो आपका रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होगा इन दोनों के बीच में, जॉइंट नहीं हो पाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो आपको क्लस्टर ऑफ फ्लोकुल्स वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम यही सिचुएशन नेगेटिव जो है नेगेटिव वाले ग्लोबुल्स के ऊपर होती है, यानी कि ऐसे ग्लोबुल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ग्लोबुल्स, एक ग्लोबुल्स नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, तब भी इनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा ना, वो होगा हमारा रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। यानी कि सेम चार्ज के बीच में क्या लगेगा, यानी कि सेम चार्ज ग्लोबुल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना फ्रेंड्स, तो हमारे जो ग्लोबुल्स है, ठीक है, वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्लस्टर ऑफ फ्लोकुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो रिपल्सिव फोर्स है किसी कारणवश इन ग्लोबुल्स के बीच में ये जो है कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या करेंगे, ये जो ग्लोबुल्स है वो एक दूसरे के पास आएंगे, जॉइंट होंगे और फिर क्या बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ग्लोबुल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है आपका अट्रैक्शन फोर्स।
ठीक है, ये कब लगता है, जब एक ग्लोबुल्स मान लीजिए इमल्शन के अंदर पॉजिटिव है और दूसरा ग्लोबुल्स नेगेटिव है। ठीक है, तो एक अगर ग्लोबुल्स पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, वांडरवाल फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ग्लोबुल्स है एक दूसरे के पास आएंगे, ज्वाइंट होंगे, क्लस्टर और फ्लोक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से फिर क्या होगा कि आपका जो रिपल्सिव फोर्स है वो यहाँ पर फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ग्लोबुल्स है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे और फिर क्लस्टर और फ्लोक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कब लागू होगी, जब एक ग्लोबुल्स हमारे इमल्शन के अंदर क्या हो, पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है, तब जाकर आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स और वांडरवाल फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, ये भी हमारे इमल्शन के अंदर फ्लोकुलेशन बनने का कारण होते हैं, क्लस्टर बनने का कारण होता है। ठीक है, दूसरा है आपका तीसरा जो है वो है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो इमल्शन है मान लीजिए ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑयल है वो डिस्पर्स फेज है जो कि ग्लोबुल्स के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, और वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूस फेज भी है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑयल ग्लोबुल्स को जैसे मैं डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे जो ऑयल ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो नेगेटिवली चार्ज ग्लोबुल्स होते हैं या फिर ये कैरी करते हैं हमारी नेगेटिवली चार्ज को। ठीक है, तो जैसे मैं ऑयल ग्लोबुल्स को यहाँ पर ऐड करूँगा हमारे वाटर के अंदर, तो जो आपका जो वाटर है यहाँ पर जो कि डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, ये आपका डिसोसिएट होता है H+ एंड OH- के अंदर। ठीक है, और ये तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि ये जो H+ आयंस और जो OH- आयंस हैं, ठीक है, इसमें से जो आपके OH- आयंस हैं, ठीक है, वो एडजॉर्ब होना स्टार्ट करेंगे हमारे ग्लोबुल्स के ऊपर, यानी ग्लोबुल्स के चारों तरफ या फिर ग्लोबुल्स की जो सरफेस है इसके चारों तरफ जो है OH- जो है यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जैसे ही जो ऑयल ग्लोबुल्स ने नेगेटिवली चार्ज कैरी किया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुई, एक नेगेटिवली चार्ज लेयर बन गई। ठीक है, अब ये जो नेगेटिवली चार्ज एयर है, जो नेगेटिवली चार्ज लेयर है यहाँ पर बनी है, ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी आपके पॉजिटिवली चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, H+ आयंस जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज लेयर बनी इसके चारों तरफ क्या बना लेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज लेयर बना लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कि 2 लेयर बन जाती है, पहली नेगेटिव लेयर बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी पॉजिटिव लेयर बन जाएगी। ठीक है, और ये सारी लेयर कहाँ बनेंगी, आपकी ड्रॉपलेट की सरफेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेयर बनी है डबल, इसी को ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। ठीक है, इसे एक और नाम भी दिया जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। ठीक है, ये भी जो है हम इसको जो है कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर करेगी क्या। ठीक है भाई, आपकी जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यहाँ पर जनरेट हुई है, ठीक है, ये काम क्या करेगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है जनरेट करेगी आपके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे नेगेटिवली चार्ज लेयर और पॉजिटिवली चार्ज लेयर अरेंजमेंट होगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, ड्रॉपलेट की सरफेस पे अरेंजमेंट होगा इनका, नेगेटिवली चार्ज लेयर का और पॉजिटिवली चार्ज लेयर का, तो उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारे ड्रॉपलेट की सरफेस पर बनेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा ना फ्रेंड्स, ये क्या करेगा कि हमारा जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इमल्शन है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, उसके अंदर ये सिचुएशन हो गई है किसी ग्लोबुल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑयल है, ठीक है, वो डिस्पर्स फेज है ग्लोबुल्स के रूप में। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या सिचुएशन हो रही है, ये सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जो रिपल्सिव फोर्स को जो है बढ़ा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सेम पहले ग्लोबुल्स पे ये जो सिचुएशन हुई है, सेम यही सिचुएशन दूसरे ग्लोबुल्स के ऊपर होगी, और सेम यही सिचुएशन तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी सारे ग्लोबुल्स के ऊपर सेम यही सिचुएशन होगी। यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सभी ग्लोबुल्स के ऊपर जनरेट होगा, उनकी सरफेस पर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो जब ये जो ऑयल ग्लोबुल्स एक दूसरे के पास आएंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो पास आने की वजह से क्या होगा कि जो आपका रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ग्लोबुल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि जॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअली रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इमल्शन है वहाँ पर फिर वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा।
ठीक है, क्योंकि ग्लोबुल्स जैसे ही पास में आएंगे, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ग्लोबुल्स है, जो सिचुएशन यहाँ हो रही है सही सेम यही सिचुएशन इस ग्लोबुल्स के ऊपर है, तो ये ग्लोबुल जैसे ही पास आएंगे ना, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर है वो पॉजिटिव लेयर है, तो यहाँ पर भी इस ग्लोबुल्स के ऊपर वाली लेयर जो होगी वो पॉजिटिव लेयर होगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर कोई ग्लोबुल्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, दूसरा भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो पॉजिटिव वाली लेयर और इसके ऊपर जो पॉजिटिव वाली लेयर है उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये जो ग्लोबुल्स है वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर फ्लोकुल्स या क्लस्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि रिपल्सिव फोर्स वहाँ पर डिक्रीज हो गया, तो ये जो ग्लोबुल्स यहाँ पर ये बने हैं ये एक दूसरे के पास आएंगे, क्लस्टर बनाएंगे और फ्लोकुल्स बनाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स, ये भी रीज़न होता है हमारे इमल्शन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का, यानी कि फ्लोकुलेशन और क्लस्टर बनने का। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरा ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यहाँ पर बनी है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पर बना है ना फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि बैरियर मतलब रुकावट, यानी कि जो क्या कहेगा दो चीज़ों को रोकने का काम करे, जो किसी भी चीज़ को रोकने का काम करे। तो ये जो बैरियर है किसको रोकने का काम कर रही है, फ्लोकुल्स बनने का रोक रही है, या क्लस्टर जो बन रहे हैं हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, उनको रोकने का काम कर रही है। ठीक है, यानी कि उनके बीच में ये क्या है, बैरियर है। ठीक है, तो इसे हम एक और नाम देते हैं हाई एनर्जी बैरियर, क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इमल्शन के अंदर फ्लोकुल्स बनते हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स या वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करेंगे इसकी रेमेडी की, कि हमारे जो फ्लोकुल्स बन रहे हैं इमल्शन के अंदर उनको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लोकुलेशन को कम करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं, या फिर इसकी जो रेमेडी है वो दो तरीके से जो है हम जो है फ्लोकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसकी रेमेडी को जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है फ्लोकुलेशन कैन बी रीडिस्पर्स ऑन स्लाइटली एजिटेशन ऑफ इमल्शन। ठीक है, अगर हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर फ्लोकुल्स बन गए, ठीक है, तो अगर हम इमल्शन को क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे, ठीक है, हिलाएंगे डुलाएंगे, ठीक है, इमल्शन को, ठीक है, तो वहाँ पर जो फ्लोकुल्स बन गए, ठीक है, वो वापस से रीडिस्पर्स हो जाएंगे। वहाँ पर जो फ्लोकुल्स बने थे, ठीक है, एग्रीगेट हुए थे, क्लस्टर बने थे, वो वापस से एक दूसरे के साथ एक दूसरे से जो है सेपरेट हो जाएंगे ग्लोबुल्स। ठीक है, ठीक है, तो बोतल को हिला डुलाकर स्लाइटली एजिटेट करके भी हम जो है हमारा जो फ्लोकुलेशन है उसकी रेमेडी कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्लोकुलेशन होता है फ्रेंड्स वो हमारा रिवर्सिबल फिनोमेना होता है। ठीक है, इसको हम हिला डुलाकर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इमल्शन को एजिटेट करके, स्लाइटली एजिटेट करके हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं फ्लोकुलेशन की, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, हाई एनर्जी बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, हाई एनर्जी बैरियर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगी, ठीक है, तो वो क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करेगी, जो कि कैसा होता है, एक हाई एनर्जी बैरियर या फिर हाई चार्ज बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, जो जिसके बढ़ जाने पर ये जो ग्लोबुल्स है एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि एक हाई एनर्जी बैरियर ये या फिर हम कह सकते हैं एक हाई चार्ज बैरियर होता है, ठीक है, उसके बढ़ जाने से ये जो है फ्लोकुलेशन जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, या फिर फ्लोकुलेशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, एक हाई एनर्जी बैरियर होता है। ठीक है, जो एग्जिट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, जो कि मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अभी आपको बताया था, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है उसके चारों तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है ग्लोबुल्स की सरफेस पे। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, एक हाई चार्ज डेंसिटी बन जाती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी बन जाती है, जो क्या करती है कि हाई एनर्जी बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, जो कि हमारे जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स होते हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे के पास नहीं आने देती। ठीक है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ा देती है वो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि दिस रिड्यूस द एक्यूरेंस ऑफ फ्लोकुलेशन, यानी कि हमारा जो फ्लोकुलेशन वहाँ पर बन रहे थे वो अब यहाँ पर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्लोकुलेशन है जो फ्रेंड्स वो बनता है, इसके जो कॉज भी मैंने अभी आपको बताए थे और इसकी रेमेडी भी जो है मैंने अभी आपको बताई थी कि कैसे हम फ्लोकुल्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बढ़ाकर हम फ्लोकुल्स को कम कर सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स को बढ़ाकर हम फ्लोकुल्स को कम कर सकते हैं, और बोतल को हिला डुलाकर जो है स्लाइटली एजिटेट करके हम फ्लोकुल्स को कम कर सकते हैं। दूसरी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है हमारे इमल्शन के अंदर वो आती है आपकी क्रीमिंग। ठीक है, तो क्रीमिंग की वजह से भी हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी खराब हो सकती है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रीमिंग आई है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 2 लिख रखा है, तो इसको आप 2 करके बी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बी था, क्योंकि पहला फ्लोकुलेशन जो था वो ए था और ये बी है, जो कि हम फिजिकल इनस्टेबिलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई टाइप राइटिंग एरर की वजह से यहाँ पर जो है 2 लिख दिया है, ठीक है, तो आप इसको बी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो क्रीमिंग होती क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो क्रीमिंग इज ये रिवर्सिबल फिनोमेना। रिवर्सिबल मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बोतल को हिलाएंगे डुलाएंगे, सेक करेंगे, एजिटेट करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आई है वो ठीक हो जाएगी हिलाने की वजह से, ठीक है, इमल्शन को जोरों से सेक करने की वजह से, हिलाने डुलाने की वजह से, ठीक है। तो क्रीमिंग को हम जो है ठीक कर सकते हैं बोतल को एजिटेट करके, ठीक है। द फिनोमेना इन्वॉल्विंग राइजिंग या सेटल डाउनिंग ऑफ डिस्पर्स ग्लोबुल्स टू फॉर्म ए कंसंट्रेटेड डेंस लेयर आइदर एट द सरफेस या एट द बॉटम ऑफ द इमल्शन इज नोन एज क्रीमिंग, ठीक है। तो क्रीमिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो या तो राइजिंग हो जाएंगे, राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर जाकर जमा हो जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर इकट्ठा होकर क्या बना लेंगे, कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे, ठीक है, यानी कि हमारे इमल्शन की सरफेस पर, ठीक है। तो वहां पर जाकर क्या बना रहे, कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना ले, जो कैसे है, राइजिंग होने की वजह से, यानी कि ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, या फिर सेटलिंग हो जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन होकर फिर क्या बना लेंगे, नीचे की हमारा जो इमल्शन का जो बॉटम है, इमल्शन का जो नीचे वाला पार्ट है, वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे और वहां पर क्या बना लेंगे, एक कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे हमारे ग्लोबुल्स की, ठीक है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीमिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रीमिंग बनती है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपवार्ड क्रीमिंग भी बन सकती है और डाउनवर्ड क्रीमिंग भी बन सकती है। अपवार्ड मतलब यानी कि अपर डायरेक्शन में बन सकती है, ठीक है, यानी कि हमारा जो बॉटम है जिसके अंदर इमल्शन भरा हुआ है उसकी सरफेस पर बनेगी, तो वो क्या होगी, अपवार्ड क्रीमिंग होगी, ठीक है। और डाउनवर्ड क्रीमिंग क्या होगी, यानी कि हमारा जो कंटेनर है जिसके अंदर इमल्शन भरा है, हमारी जो बोतल है जिसके अंदर जो है इमल्शन भरा हुआ है, तो उसके बॉटम के नीचे वाले पार्ट पर जाकर जो ग्लोबुल्स जमा हो जाएंगे और फिर वहां पर एक कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे, जिसे हम क्रीमिंग कहते हैं, ठीक है। तो अपवार्ड क्रीमिंग कब बनेगी, जब हमारे ग्लोबुल्स राइजिंग हो गए, यानी ऊपर की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाएंगे और कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बनाएंगे, ठीक है। और डाउनवर्ड क्रीमिंग कब बनेगी, जब हमारे जो ग्लोबुल्स है वो नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे हमारा जो बॉटम है उसके नीचे वाले पार्ट में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे, जिसे हम क्रीमिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां पर डाउनवर्ड क्रीमिंग कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपवार्ड क्रीमिंग बनेगी ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो किस इमल्शन के अंदर बनेगी, वो बनेगी हमारे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के अंदर बनेगी, ठीक है। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल होती है ना फ्रेंड्स, वो डिस्पर्स फेज है जो कि ग्लोबल्स के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, और वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसे हम एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑयल होता है ना फ्रेंड्स, इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ऑयल होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारे वाटर की सरफेस पर तैरता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो जो ऑयल के जो ग्लोबुल्स हैं वो क्या करेंगे, राइजिंग होना स्टार्ट करेंगे अपर डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, तो अपर डायरेक्शन में जो है ये जाने लगेंगे और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, हमारा जो वाटर फेज है उसके ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, उसकी सरफेस पर इकट्ठा हो जाएंगे और वहाँ पर क्या बनेंगे, कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रीमिंग कहते हैं, जो कि अपवार्ड डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि अपवार्ड क्रीमिंग बनेगी। दूसरी होती है डाउनवर्ड क्रीमिंग। ये किस केस में बनती है, ये बनती है आपके वाटर इन ऑयल इमल्शन के केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज होगी जो कि ग्लोबुल्स के रूप में प्रेजेंट है वो है आपकी वाटर, ठीक है। और हमेशा जो वाटर की जो डेंसिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो ऑयल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबुल्स हैं वाटर के, ये क्या होंगे, सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ऑयल वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ सेटल डाउनिंग होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाकर क्या बना लेंगे, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फिर वहाँ पर डाउनवर्ड क्रीमिंग कहेंगे, क्योंकि वो हमारा जो इमल्शन है उसकी बॉटम पर बना है, नीचे वाले पार्ट पर बना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड क्रीमिंग कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या बन रही है, क्रीमिंग बन रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। तो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है जो कि ग्लोबल्स के रूप में प्रेजेंट है वो है हमारे ऑयल,
ठीक है। तो ये जो ग्लोबुल्स दिख रहे हैं ये ऑयल के ग्लोबुल्स है जो कि डिस्पर्स फेज है, और वाटर जो कि डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये वाटर फेज है जो कि डिस्पर्जन मीडियम है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रीमिंग बनेगी ना फ्रेंड्स, वो कैसे बनेगी, अपवार्ड डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि जो ऑयल जो है वो ग्लोबुल्स है, ठीक है, और जो ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो ऑयल के ये जो ग्लोबुल्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सेटल डाउन होने स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर ये जो है राइजिंग होना स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि जो इसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो ऊपर जाकर यहाँ पर जाकर ये ग्लोबुल्स जमा हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे, कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रीमिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रीमिंग बनी है कैसे बनी है, अपवार्ड डायरेक्शन में बनी है। ये किस केस में बनी है, ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन के केस में, ठीक है। अगर केस होता आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन का, ठीक है, तो ये जो ग्लोबुल्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या करें, इनका जो सेडिमेंटेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये सेटलिंग होना स्टार्ट कर देते नीचे की तरफ, ठीक है। फिर ये राइजिंग नहीं होते, यानी कि ऊपर की तरफ उठेंगे तो राइजिंग होगा, और सेटल नीचे की तरफ होंगे तो वो सेटलिंग होगा, नहीं सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो वाटर की जो डेंसिटी होती है फ्रेंड्स वो ऑयल से ज़्यादा होती है, तो इसके जो ग्लोबुल्स है वो नीचे की तरफ जाकर यहाँ पर क्या होंगे, जमा होने लगेंगे, ठीक है। वाटर के जो ग्लोबुल्स है वो यहाँ पर जमा होने लगेंगे और यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड डेंस लेयर बना लेंगे आपके बॉटम के नीचे की साइड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रीमिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रीमिंग बनेगी ना फ्रेंड्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। वो किस केस में बनेगी, वाटर इन ऑयल टाइप के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो केस है वो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रीमिंग बनेगी वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम है, आप चाहे तो जो है इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये डायग्राम वैसे भी आपको बनाकर आने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्रीमिंग बनती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे जो इमल्शन है उसके अंदर जो क्रीमिंग बन रही है आखिरकार वो बन क्यों रही है, क्या कारण है, क्या कॉज है उसका, ठीक है। तो उसके जो है कॉज को हम यहाँ पर जो है समझेंगे, ठीक है। तो द रेट ऑफ क्रीमिंग जनरली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके कारण आपकी जो है क्रीमिंग देखने को मिलती है आपके इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो पहला है डायमीटर ऑफ द ग्लोबुल्स डिस्पर्स इन इमल्शन, यानी कि हम जो डिस्पर्स फेज ऐड कर रहे थे हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है, जो कि ग्लोबुल्स के रूप में प्रेजेंट है, तो उनका डायमीटर कितना है, ठीक है। अगर वो लार्ज साइज में होंगे तो उनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से फिर आपको क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें डायमीटर को मेंटेन करना चाहिए, उतना ही रखना चाहिए जितना कि हमको ज़रूरत हो, ठीक है। तो हमें जो हमारे ग्लोबुल्स है उनका डायमीटर स्मॉल रखना चाहिए, ठीक है, कम रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें हमारा जो डायमीटर ऑफ द ग्लोबुल्स ये भी हमारे इमल्शन के जो अंदर जो क्रीमिंग है वो बनने के जो है कारण बनता है, ठीक है। दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, इन विच ग्लोबुल्स आर डिस्पर्स्ड, ठीक है, यानी कि आपके जो इमल्शन है, ठीक है, उसका जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑयल ग्लोबुल्स के इसके अंदर डिस्पर्स करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी विस्कोसिटी अच्छी खासी नहीं है, अच्छा खासा इसके अंदर गाढ़ापन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये जो ग्लोबुल्स हैं, ठीक है, इनकी सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, अपर डायरेक्शन में, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, तो ये राइजिंग होंगे अपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर अपर डायरेक्शन में क्या बनाएंगे, क्रीमिंग बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो वाटर जो कि डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ ऐसे एजेंट को यूज करना चाहिए जो कि इसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, विस्कोसिटी एजेंट को ऐड करना होगा, ठीक है, जो कि इसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है, जिस वजह से फिर आपको क्रीमिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ये भी आपकी क्रीमिंग के बनने का कारण होती है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हल्का सा विस्कस होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो क्रीमिंग वहाँ पर बन रही है वो नहीं बने। तीसरा जो कारण होता है फ्रेंड्स हमारी क्रीमिंग बनने का वो होती है हमारी डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि हमारे अगर डिस्पर्स फेज जो कि ग्लोबुल्स के रूप में प्रेजेंट है और हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जो कि वाटर है, अगर इन दोनों की डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, एक की ज़्यादा एक की कम है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, ऑयल के जो ग्लोबुल्स है वो राइजिंग होना स्टार्ट करेंगे अपर डायरेक्शन में, ठीक है। फिर अपर डायरेक्शन में जाकर क्या बना लेंगे, क्रीमिंग बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है ऑयल से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्रीमिंग देखने को मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर एंड ऑयल इमल्शन में जो वाटर होता है ये ग्लोबुल्स के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑयल जो है डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, हमारे
ऑयल से, ठीक है। तो इसके जो ग्लोबुल्स है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो नीचे की तरफ होगा, तो फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रीमिंग बनाएगी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो अगर इन सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो डेंसिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। ऑयल की कम है वाटर से, ठीक है। और यहाँ पर वाटर जो कि डिस्पर्स फेज है, तो इसकी डेंसिटी जो ज़्यादा है आपकी ऑयल से, ठीक है। तो अगर इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो आपको जो है फिर क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, ठीक है, जो कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की होती है डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो डेंसिटी है, ठीक है, इनका जो डेंसिटी डिफरेंस है उनको अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, दोनों की जो डेंसिटी अगर हम सिमिलर रखते हैं तो फिर आपको क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम ऑयल की और वाटर की अगर डेंसिटी अगर हम सिमिलर रखते हैं, ठीक है, तो आपकी जो है आपकी जो क्रीमिंग बन रही है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा क्रीमिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड्स एक लॉ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि होता है हमारा स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो लॉ होता है फ्रेंड्स, ये भी आपकी क्रीमिंग को जो है एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब कैसे एक्सप्लेन करता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो V होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारी रेट ऑफ क्रीमिंग, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा D2, ठीक है। इसका मतलब होता है डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स या डिस्पर्स ग्लोबुल्स, यानी कि आपका जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स है उसके डायमीटर को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। PS जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज, ठीक है। और PO जो है फ्रेंड्स, वो है हमारी डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडिया, ठीक है। G जो है वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। नीटा जो है वो है हमारी विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडिया, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारी क्रीमिंग को कैसे एक्सप्लेन करता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो D2 होती है ना, जो कि इंडिकेट करता है हमारा डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स ग्लोबुल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारे डिस्पर्स फेज है उसके ग्लोबुल्स का डायमीटर कितना होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर इमल्शन के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम ये जो D2 की वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हम जो ग्लोबुल्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो लार्ज साइज के ग्लोबुल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हमको क्या देखने को मिलेगी, क्रीमिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है ग्लोबुल्स की वो वहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डायमीटर बढ़ाने के कारण जो है आपका जो ग्लोबुल्स है वो सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्लोबुल्स की जो साइज है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपको क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि डायमीटर के बढ़ने के कारण जो है आपके इमल्शन के अंदर क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये जो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हम डायमीटर घटा देते हैं ग्लोबुल्स का यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आपको क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि या फिर हम मेंटेन करके रखते हैं ग्लोबुल्स का डायमीटर, या तो हम स्मॉल साइज के ग्लोबुल्स लेंगे, ठीक है, यानी कि उतना ही हम डायमीटर लेंगे जितना कि हमको चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो यानी कि डायमीटर को अगर मेंटेन करके रख देते हैं, हम मेंटेन करके रखते हैं हमारे इमल्शन के अंदर ग्लोबुल्स के डायमीटर को, तो फिर आपको क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम PS और P0 की वैल्यू जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, मान लीजिए PS की वैल्यू 5 है, ठीक है, और PO की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेंसिटी डिफरेंस आया, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जो PS होता है फ्रेंड्स, वो क्या इंडिकेट करता है, डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज, और जो PO है यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर डिफरेंस होगा डेंसिटी में हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फेज, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो डेंसिटी है एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो फिर आपको क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ये कहता है कि अगर PS की वैल्यू PO से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि PO की वैल्यू PS से ज़्यादा है तो भी आपको क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर इनकी जो वैल्यू है एक दूसरे से डिफरेंट होगी तो फिर आपको जो है क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने PS की जो वैल्यू है वो कर दी मैंने 5, ठीक है, और PO की वैल्यू कर दी मैंने 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या आएगा, जो है वो आएगा +3, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रीमिंग बनेगी ना फ्रेंड्स, वो कैसे बनेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्स फेज की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो ज़्यादा है हमारे डिस्पर्जन मीडियम से, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि यानी कि जो क्रीमिंग बनेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। या फिर मैंने क्या कर दिया कि जो PS की वैल्यू है उसको 2 कर दिया और
पी ओ की वैल्यू जो है इसको मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया, और जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आया -3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू आई वो नेगेटिव में आई, ठीक है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो क्रिमिंग बनेगी ना फ्रेंड्स वो कैसे बनेगी, अपवार्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है, यानी कि अपवार्ड क्रिमिंग बनेगी, ठीक है। तो ये कहता है ये फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि अगर पी एस और पी ओ की वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि इनकी जो डेंसिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगी डेंसिटी तो फिर आपको क्रिमिंग देखने को मिलेगी, ये कहता है ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या कहता है फॉर्मूला, नीटा की वैल्यू, ठीक है। अगर आपकी जो नीटा की वैल्यू फ्रेंड्स अगर आप बढ़ा रहे हैं फॉर्मूले के अंदर तो इसका मतलब है कि आप इमल्शन के अंदर विस्कोसिटी को जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इमल्शन की विस्कोसिटी या फिर हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम होता है इमल्शन के अंदर उसकी जो विस्कोसिटी अच्छी खासी होगी, ठीक है, तो आपको क्रिमिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉज में हमने क्या देखा था कि अगर विस्कोसिटी कम है हमारे डिस्पर्जन मीडियम की तो क्रिमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या करते हैं कि नीटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी विस्कोसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्रिमिंग आपको कम देखने को मिलेगी, ये कहना चाहता है ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर हम नीटा की वैल्यू को यहाँ पर घटा देते हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस फेज और या फिर हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी जो विस्कोसिटी है उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी कम होती जाएगी हमारे डिस्पर्जन मीडियम की, ठीक है, तो आपको जो रेट ऑफ क्रिमिंग है वो वहाँ पर उतनी ही आपको देखने को मिलेगी, यानी क्रिमिंग देखने को मिलेगी आपके जो है इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करता है आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी क्रिमिंग है वो इस प्रकार से जो है एक्सप्लेन की जाती है आपकी स्टोक्स लॉ के थ्रू, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर जो क्रिमिंग आ रही है, ठीक है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हम स्टोक्स लॉ के थ्रू भी जो है हम रेमेडी करेंगे हमारे इमल्शन की, ठीक है। हमारे इमल्शन के अंदर जो क्रिमिंग आ रही है उसको जो है हम सॉल्व करेंगे हमारे स्टोक्स लॉ के थ्रू, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है रेमेडी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम स्टोक्स लॉ इक्वेशन के अनुसार अगर हम रेमेडी करते हैं हमारे इमल्शन के अंदर क्रिमिंग की, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है फ्रेंड्स ये हमें क्या कहती है कि द रेट ऑफ क्रिमिंग डिक्रीज विद डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑयल ग्लोबुल्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर हम डायमीटर जो है ग्लोबुल्स का अगर वो घटा देते हैं, ठीक है, यानी कि D2 की वैल्यू को अगर हम घटा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर आपको क्रिमिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमने स्टोक्स लॉ इक्वेशन में क्या देखा था कि जो D2 है वो डायमीटर था डिस्पर्स ग्लोबुल्स का, ठीक है। तो अगर हम D2 की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे तो आपको क्रिमिंग देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसा कोई इमल्शन है जिसके अंदर आपको क्रिमिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा कि जो आपका डायमीटर होता है ऑयल ग्लोबुल्स का, ठीक है, उसको डिक्रीज कर देना चाहिए या फिर उसकी जो है साइज को जो है रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको जो है क्रिमिंग देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है, ये कहती है ये स्टोक्स लॉ इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, होमोजेनाइजर शुड बी एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द ग्लोबुल साइज, यानी कि जो ग्लोबुल्स का जो साइज है उसका जो डायमीटर है, ठीक है, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, होमोजेनाइजर का जो है वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्रिमिंग को जो है कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो डायमीटर होता है ग्लोबुल्स का उसको जो है डिक्रीज कर देना चाहिए, जो है कम कर देना चाहिए, ठीक है, यानी कि लार्ज साइज के ग्लोबुल्स वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है क्रिमिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये इक्वेशन क्या कहती है फ्रेंड्स कि द रेट ऑफ क्रिमिंग विल नॉट बी ऑब्जर्व इफ देयर इज नो चेंजेस इन द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू फेज शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन ये कहती है कि जो हमारा वहाँ पर PS, ठीक है, और P0 था, ठीक है, सॉरी P0 नहीं है फ्रेंड्स ये PO था, ठीक है, लेकिन बार बार मुझसे जो है P0 जो है बोला जा रहा है तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आपका जो है PO ही था, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर हमारी इमल्शन के अंदर हमें क्रिमिंग देखने को मिल रही है इसका मतलब है कि PS और PO की जो वैल्यू है इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, यानी कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन की जो डिस्पर्जन जो मीडियम है PO है उसकी जो डेंसिटी है वो एक दूसरे से क्या है, जो है डिफरेंट है, ठीक है। उसकी वजह से फिर आपको जो है क्रिमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो आपकी स्टोक्स लॉ इक्वेशन होती है, ठीक है, वो ये कहती है कि अगर हमारा जो है आपकी जो डिस्पर्स फेज है, ठीक है, और आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, कहने का मतलब है कि जो PS है, ठीक है, और आपका PO है,
ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अगर सिमिलर है, कहने का मतलब है कि पी एस यानी कि जो कि डिस्पर्स फेज है इसकी वैल्यू 2 है और आपका पी ओ है इसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी है 2 है। ठीक है, तो दोनों की जो है डेंसिटी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो यानी कि इन दोनों की जो डेंसिटी है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है डेंसिटी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको फिर क्रीमिंग भी देखने को नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि जब हम इनको जो सॉल्व करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आता है वो आता है 0। ठीक है, नहीं तो पॉजिटिव में आ रहा है, नहीं नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की डेंसिटी हम सिमिलर कर देते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है उन दोनों की डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है फिर आपको क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि डेंसिटी डिफरेंस को जो है आपको जो है मेंटेन करना है। अगर एक की डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको जो है दूसरे की डेंसिटी बढ़ाकर उसके बराबर कर देनी है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक की डेंसिटी कम है तो दूसरे की जो डेंसिटी है, ठीक है, उसको उसके बराबर कर देनी है, यानी कि दोनों की डेंसिटी आपको सिमिलर करनी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो फिर आपको जो है क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये इक्वेशन क्या कहती है कि द रेट ऑफ क्रीमिंग इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। मैंने आपको बताया था अगर आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी जो विस्कोसिटी है फ्रेंड्स, अगर वो अच्छी खासी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस इमल्शन के अंदर जो है आपको क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो स्टोक लो इक्वेशन है इसके अनुसार उस इमल्शन के अंदर आपको क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी अगर आपके डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी अच्छी खासी है। ठीक है, अगर आपके डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी कम है तो फिर आपको जो है क्रीमिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपके डिस्पर्जन मीडियम की अगर विस्कोसिटी फ्रेंड्स अगर कम है, ठीक है, तो फिर आपकी वहाँ पर क्या करोगे, एडिंग विस्कोसिटी इनहेंसर, यानी कि जो विस्कोसिटी एजेंट जो है वहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जैसे आपके एगार आता है, मिथाइल सेलुलोज आता है, ट्राइगागैंथ आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमें जो है एगार, मिथाइल सेलुलोज और ट्राइगागैंथ वगैरह जो है वहाँ पर ऐड करेंगे, तो आपकी जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको जो है क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि नीटा की वैल्यू को हमें बढ़ा देनी है। ठीक है, जो कि विस्कोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार जो है हम इमल्शन के अंदर क्रीमिंग को कम कर सकते हैं। तीसरी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है हमारे इमल्शन के अंदर, वो आती है फ्रेंड्स हमारे कोलेसेंस। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर कोलेसेंस वगैरह बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो खराब होने लगती है। ठीक है, तो ये जो कोलेसेंस होते हैं ना फ्रेंड्स, ये कुछ सिमिलर होते हैं आपके फ्लोकुलेशन की तरह। ठीक है, फ्लोकुलेशन में तो हमने क्या देखा था कि 2 या 2 से अधिक ग्लोबुल्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, ज्वाइंट हो रहे थे और क्लस्टर या फ्लोकुल्स बना रहे थे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जिसकी वजह से इमल्शन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही थी, फ्लोकुल्स और क्लस्टर बन रहे थे वहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो कोलेसेंस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, एक दूसरे के पास आते हैं, जॉइंट होते हैं और एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा ग्लोबुल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई है फ्रेंड्स, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका फ्लोकुलेशन होता है उसमें क्लस्टर ऑफ फ्लोकुल्स बनते हैं और यहाँ पर ये जो है बड़े बड़े जो है ग्लोबुल्स बनते हैं आपके डिस्पर्स फेज के, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स होने फ्रेंड्स, आगे जाकर ये जो है बड़े बड़े ग्लोबुल्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, फिर बड़ा ग्लोबुल्स बनाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके के 2 बड़े ग्लोबुल्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के अंदर फ्यूज होंगे, फिर बड़ा ग्लोबुल्स बना लेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर क्या होगा कि जो डिस्पर्स फेज के जो ग्लोबुल्स होना है, फिर लास्ट में जाकर क्या होगा कि जो डिस्पर्स फेज के जो ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर जुड़ते रहेंगे और अपनी एक लेयर बना लेंगे। ठीक है, जो कि सेपरेट हो जाएगी आपके डिस्पर्जन मीडियम से, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन जो मीडियम है फ्रेंड्स वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वहां पर आपको क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके जो कोलेसेंस होते हैं वो आपके क्रैकिंग और ब्रेकिंग का जो है कारण बनते हैं। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन 2 और मोर ग्लोबुल्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म लार्ज ग्लोबुल्स। मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक जो ग्लोबुल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक जो है बड़ा ग्लोबुल्स बना लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोलेसेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, यानी कि फिर 2 बड़े ग्लोबुल्स जुड़ेंगे, फिर एक बड़ा ग्लोबुल्स बनाएंगे, फिर 2 बड़े ग्लोबुल्स जुड़ेंगे, फिर एक बड़ा ग्लोबुल्स बनाएंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल जो ग्लोबुल्स है अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेंगे, जो कि सेपरेट हो जाएगी आपके डिस्पर्जन मीडियम से। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, बिकॉज द इंटरफेशियल फिल्म अराउंड द ग्लोबुल्स इज नॉट सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग विच कॉज मर्जी एंड एग्रीगेशन ऑफ द डिस्पर्स ग्लोबुल्स एंड फॉर्म लार्ज ग्लोबुल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फ्रेंड्स कि हमारी जो इंटरफेशियल फिल्म होती है ना अराउंड द ग्लोबुल्स, ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अब ये जो इंटरफेशियल फिल्म होती है ना फ्रेंड्स, ये आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट की होती है। जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट को हम ऐड करते हैं हमारी इमल्शन के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स होते हैं ना उनके चारों तरफ एक इंटरफेशियल फिल्म बना लेते हैं।
ठीक है। तो अगर इमल्सिफाइंग एजेंट की इंटरफेशियल फिल्म अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, ये ग्लोबुल्स एक दूसरे के पास आएंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के अंदर फ्यूज होकर कोलेसेंस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरफेशियल फिल्म जो है फ्रेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ पर फिर आपको कोलेसेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट को यहाँ पर ऐड करेंगे जिनका जो एक्शन है वो लंबे समय तक रहे, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है कोलेसेंस को जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू देयरफॉर ऑयल गेट सेपरेट फ्रॉम द वाटर, दिस रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ द इमल्शन, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है कोलेसेंस की वो चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिस्पर्स फेज के जो ग्लोबुल्स हैं, ठीक है, वो अपनी एक लेयर बना लेंगे जो कि आपके डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन की, क्योंकि यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो रही है तो यहाँ पर जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स होंगे वो ऑयल के होंगे, जो कि वाटर जो कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम है उससे ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जिसकी वजह से क्या होगी, क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोलेसेंस जो है फ्रेंड्स वो ब्रेकिंग और क्रैकिंग का जो है कारण बनता है, ठीक। आपका जो कोलेसेंस होता है फ्रेंड्स वो एक प्रकार का कैसा फिनोमेना होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल मतलब एक तो होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल तो मैंने आपको बता दिया कि हम बोतल को जैसे ही एजिटेट करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, ठीक है, तो हमारी इमल्शन की स्टेबिलिटी को हम जो है ठीक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। यदि हमारे इमल्शन के अंदर कोलेसेंस बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम जो है ठीक नहीं कर सकते, यानी कि बोतल को स्लोली एजिटेट करके हिला डुला कर जो है हम इमल्शन को जो है हिला डुला कर जो है इसको जो है ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीडिस्पर्स द ग्लोबुल्स इवन बाय सेकिंग, यानी कि हम जो है इमल्शन को जो है कितना भी सेक करें, ठीक है, कोलेसेंस अगर एक बार बन गए तो वो बन गए, वापस ठीक नहीं होंगे, ठीक है। फिर हमें कुछ और तरीका जो है इनको जो है कम करने के लिए अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इनको जो है डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कोलेसेंस बनते कैसे। यहाँ पर एक डायग्राम है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें आपका जो इमल्शन है वो कौन सा इमल्शन है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबुल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये ऑयल के हैं, और ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये आपका जो है वाटर है जो कि डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। तो ये जो ऑयल ग्लोबुल्स हैं फ्रेंड्स वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ज्वाइंट होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ज्वाइंट होकर यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े बड़े क्या बना लेंगे, ग्लोबुल्स बना लेंगे, ठीक है, जिन्हें हम कोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स है फ्रेंड्स, ठीक है, ये और जुड़कर दूसरा बड़ा ग्लोबुल्स बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारे ग्लोबुल्स बन जाएंगे बड़े बड़े, फिर वो एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक ये जो लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, रूल से मैंने जो है इसको ड्रॉ कर रखा है, पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्लोबुल्स की लेयर बनी है, ठीक है। ये ग्लोबुल जुड़ते गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, और उन्होंने क्या बना लिया, एक लेयर बना ली अपनी, ठीक है, ऑयल की, ठीक है, जो कि आपके डिस्पर्जन मीडियम से क्या होगी, अलग हो गई है, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि ये ग्लोबुल जुड़ते रहेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ जाकर आपका जो वाटर है जो कि डिस्पर्जन मीडियम इसकी सरफेस पर जाकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक लेयर बना लेंगे ऑयल की, ठीक है, जो कि आपके डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको ब्रेकिंग और क्रैकिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोलेसेंस कहते हैं। इसलिए ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है, यानी कि हम इमल्शन को हिला डुलाकर इसको जो है ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कोलेसेंस बनते हैं, ठीक है। तो हमने जो कोलेसेंस को जो है डायग्राम की हेल्प से समझ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा जो इमल्शन के अंदर जो कोलेसेंस बन रहे हैं वो बन किस कारण से रहे, ठीक है, क्या वजह है उसकी, ठीक है, ठीक है। तो हमने जो कोलेसेंस को जो है डायग्राम की हेल्प से समझ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा जो इमल्शन के अंदर जो कोलेसेंस बन रहे हैं वो बन किस कारण से रहे, ठीक है, क्या वजह है उसकी, ठीक है। तो पहली जो वजह होती है हमारे कोलेसेंस बनने की वो होती है आपकी इंटरफेशियल फिल्म अराउंड द ग्लोबुल्स इज नॉट सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग। मैंने यहाँ पर भी बताया था कि अगर आपकी जो इंटरफेशियल फिल्म होती है, ठीक है, अराउंड द ग्लोबुल्स अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो ये जो ग्लोबुल्स है एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे, एग्रीगेट होंगे, ठीक है, और एक बड़ा सा डिस्पर्स ग्लोबुल्स बना लेंगे, ठीक है। तो अगर इंटरफेशियल फिल्म अगर ग्लोबुल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये जो ग्लोबुल्स है एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, और जुड़कर क्या बना लेंगे, कोलेसेंस ऑफ द डिस्पर्स ग्लोबुल्स, ठीक है। यानी कि जो डिस्पर्स फेज के ग्लोबुल्स है, ठीक है, वो एक बड़ा सा जो है ग्लोबुल्स बना लेंगे, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, कोलेसेंस कहेंगे, ठीक है। तो जो इंटरफेशियल फिल्म होती है फ्रेंड्स वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ग्लोबुल्स के बीच। दूसरा जो कारण होता है फ्रेंड्स हमारे इमल्शन के अंदर कोलेसेंस बनने का वो होते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट,
ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम जब इमल्शन को स्टोर करके रखते हैं लंबे समय तक, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है कि इमल्सीफाइंग जो एजेंट होते हैं हमारे इमल्शन के अंदर, वो क्या करते हैं कि इनकी एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है इमल्शन के अंदर, यानी कि इनके जो कार्य करने की जो क्षमता है, जिस भी पर्पस के लिए हमने इमल्शन के अंदर इनको जो ऐड किया था, वो पर्पस जो है इनका जो है खत्म हो चुका है, यानी कि इनका जो फंक्शन है, इनकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जिस पर्पस के लिए हमने जो है इनको ऐड किया था इमल्शन के अंदर, यानी कि वो पर्पस अब ये शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको जो है इमल्शन के अंदर कोलेसेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इफ इट इज प्रेजेंट इन इनएडिक्वेट क्वांटिटी। अगर आपके इमल्सीफाइंग एजेंट आपके इमल्शन के अंदर प्रेजेंट है इनएडिक्वेट क्वांटिटी में, यानी कि जितनी मात्रा में हमको जो है इनको ऐड करना चाहिए था उतनी मात्रा में हमने जो है इनको ऐड नहीं किया, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर बहुत ही कम मात्रा में ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके इमल्शन के अंदर कोलेसेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर एफ नहीं है फ्रेंड्स, ये इफ है। ठीक है, लेकिन टाइप राइटिंग एरर की वजह से ये एप लिखा का गया। ठीक है, तो आप इफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं हमारे इमल्शन के अंदर कोलेसेंस बनने का। ठीक है, अब कोलेसेंस को हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने ये तो देख लिया कि कोलेसेंस बन रहे हैं, ये इरिवर्सिबल फिनोमेना, अगर ये इमल्शन के अंदर आ गया है, ठीक है, तो हम जो है बोतल को सेक कर, बोतल को हिला डुला कर, इमल्शन की बोतल को हिला डुला कर हम जो है उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम क्या मेथड्स यूज करेंगे ताकि जो है इमल्शन के अंदर जो कोलेसेंस बने हैं उनको ठीक किया जा सके। ठीक है, पहला क्या कर सकते हैं हम, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट शुड बी एडेड। मैंने कहा कि अगर इनएडिक्वेट क्वांटिटी में इमल्सीफाइंग एजेंट प्रेजेंट होंगे तो आपको कोलेसेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एडिक्वेट क्वांटिटी डालेंगे इमल्सीफाइंग एजेंट की। ठीक है, यानी कि जितनी मात्रा में हमें इमल्सीफाइंग एजेंट को ऐड करना है उतनी ही मात्रा में हम जो इमल्सीफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे, यानी कि एडिक्वेट क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अनसुटेबल इमल्सीफाइंग एजेंट शुड बी अवॉइडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन बिकॉज इट्स लॉसेज इट्स एक्टिविटी विद इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अनसुटेबल इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो कम समय के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसे जो इमल्सीफाइंग एजेंट है फ्रेंड्स, उनको हम जो है अवॉइड करेंगे, यानी इमल्शन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे इमल्सीफाइंग एजेंट को इमल्शन के अंदर ऐड करेंगे, जो कि सुटेबल हो, ठीक है, जिनका जो एक्शन है वो लंबे समय तक रहे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड तक उनका जो एक्शन नहीं रहे, ऐसे इमल्सीफाइंग एजेंट को हम जो है ऐड नहीं करेंगे। हम कैसे इमल्सीफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे, जिनका एक्शन जो है लंबे समय तक रहे, जिनकी जो एक्टिविटी है वो लंबे समय तक रहे। ठीक है, तो इमल्शन की प्रिपरेशन में हम ऐसे इमल्सीफाइंग एजेंट को जो है हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडी है जिनके द्वारा जो है इमल्शन के अंदर जो कोलेसेंस बने हैं उनको हम जो है ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडिक्वेट क्वांटिटी में हम इमल्सीफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे तो आपको जो है कोलेसेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, अनसुटेबल इमल्सीफाइंग एजेंट, यानी कि जिनकी जो एक्टिविटी होती है वो कम समय के लिए होती है, ऐसे इमल्सीफाइंग एजेंट को इमल्शन की प्रिपरेशन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हम सुटेबल इमल्सीफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे, जिनका जो कार्य होता है, जिनका जो फंक्शन होता है, जिनकी जो एक्टिविटी होती है वो लंबे समय तक रहे। ठीक है, जिससे आपके इमल्शन के अंदर हमें कोलेसेंस वगैरह देखने को नहीं मिले। चौथी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, वो आती है आपकी ब्रेकिंग और क्रैकिंग। ब्रेकिंग और क्रैकिंग के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में भी मैंने इसको जो है काफ़ी अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और अब तक जो है आपने वीडियो देखी होगी यहाँ तक फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में भी आपको पता चल चुका होगा कि ब्रेकिंग और क्रैकिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर्स को देख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, उससे आपको जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो डिस्पर्स फेज जो होती है ना फ्रेंड्स, और वो जो डिस्पर्जन मीडियम होता है ना फ्रेंड्स इमल्शन के, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग और क्रैकिंग देखने को मिलेगी, यानी कि सेपरेशन ऑफ टू फेजेस। ठीक है, ये यहाँ पर ये भी लिख रखा है, सेपरेशन ऑफ टू फेजेस, यानी कि जो इंटरनल फेज या एक्सटर्नल फेज एक दूसरे से अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर ब्रेकिंग और क्रैकिंग देखने को मिलेगी, या फिर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग और ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल फेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इंटरनल फेज है वो डिस्पर्स फेज है, और एक्सटर्नल फेज जो है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इमल्शन के। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम ब्रेकिंग और क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, जो आपके ब्रेकिंग और क्रैकिंग होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये जो है एक प्रकार से इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है।
इरिवर्सिबल मतलब यानी कि अगर इमल्शन के अंदर ब्रेकिंग और क्रैकिंग देखने को मिली है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम जैसे स्लोली एजिटेट करते हैं हमारे इमल्शन को या फिर उसको हिलाते डुलाते हैं, ठीक है, स्लोली एजिटेट करते हैं, सेक करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो है हमारी ब्रेकिंग और क्रैकिंग जो है ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है एक प्रकार से इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है, ठीक है। अब हमारे इमल्शन के अंदर जो ब्रेकिंग और क्रैकिंग बनती है फ्रेंड्स, ठीक है, वो बनती किस कारण से है, क्या कारण है कि इमल्शन के अंदर ब्रेकिंग और क्रैकिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके कॉज को हम यहाँ पर जो है समझेंगे, ठीक है। तो ब्रेकिंग और जो क्रैकिंग होती है फ्रेंड्स, वो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट के कारण हो सकती है, जो क्या करते हैं कि ये चेंज कर देते हैं आपके नेचर ऑफ इंटरफेशियल फिल्म ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट एंड टेंड टू मेक लेस स्टेबल, इज नॉन एज क्रैकिंग या ब्रेकिंग कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हो जाती है, ठीक है, या फिर कुछ फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, उसकी जो इंटरफेशियल फिल्म होती है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट की जो इंटरफेशियल फिल्म होती है, उसका जो नेचर है वो जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्सन है, ठीक है, वो मैक लेस स्टेबल, ठीक है, यानी कि जो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपके जो इमल्सन के अंदर जो है आपको जो है क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, ऑपोजिट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट कॉज क्रैकिंग इन इमल्सन। अगर आप ऑपोजिट टाइप के जो है इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हो इमल्सन के अंदर, तो उसकी वजह से जो है आपको क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ऑपोजिट टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट से मतलब यानी कि अगर आपके ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है ना इसके लिए, वो होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मोनोवेलेंट मेटल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो है ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोप ऑफ सोडियम लोराइल सल्फेट, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि आपके ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन की, तो यहाँ पर जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो होते हैं लिपोफिलिक इन नेचर, ठीक है, जो कि क्या होता है, ऑयल सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डाइवेलेंट मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो हमारे वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सारे आपको आपकी बुक्स के अंदर जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है, खासकर ठाकुर पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो वो आप वहाँ से भी जो है आप इनको जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम ऑपोजिट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट अगर ऐड करते हैं हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आपको जो है क्रैकिंग देखने को मिलेगी इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है पहले से पता होगा, ठीक है। दूसरा होता है टेम्परेचर और फ्रीजिंग। टेम्परेचर और फ्रीजिंग भी फ्रेंड्स हमारे इमल्शन के अंदर क्रैकिंग और ब्रेकिंग का जो है कारण बनते हैं, ठीक है। दूसरा इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट या इनएडिक्वेट एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि इमल्शन के अंदर इनएडिक्वेट क्वांटिटी या इनएडिक्वेट एडिशन कर देते हैं, यानी कि जितने अमाउंट में हमें इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करना था उससे हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर उससे बहुत ज़्यादा जो है कम यूज़ किया है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कम डाल दिया या फिर बहुत ज़्यादा डाल दिया, इनएडिक्वेट क्वांटिटी में डाल दिया मतलब, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलेगी, क्रैकिंग देखने को मिलेगी, ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जो है आपके इमल्शन के अंदर जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, क्रैकिंग और ब्रेकिंग आ सकती है, ठीक है। अगर हम इसके रेमेडी की बात करें, ठीक है, अगर हमारे इमल्शन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो कैसे हम उसको जो है ठीक कर सकते हैं, क्रैकिंग और ब्रेकिंग आ गई है तो कैसे हम उसको जो है ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो आता है टेम्परेचर एट विच द इमल्शन आर स्टोर्ड शुड बी अंडर कंट्रोल, ठीक है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर हम इमल्शन को स्टोर कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होगा फ्रेंड्स, तो मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से फिर आपके अंदर आपका जो इमल्शन है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको वक्त ज़रूरत पड़ने पर जो उसको जो है मेंटेन कर सके। दूसरा जो उपाय है फ्रेंड्स इमल्शन के अंदर क्रैकिंग और ब्रेकिंग को ठीक करने का, या फिर हम कहें उसकी जो रेमेडी है वो है फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड इफ़ द इमल्शन स्टोर्ड बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज इट कॉज क्रैकिंग, ठीक है। अगर आप इमल्शन को फ्रिज के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपको जो है
क्या देखने को मिलेगी, क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स उसको भी जो है आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, सुटेबल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट शुड बी एडेड। हमें क्या करने चाहिए, सुटेबल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट करने चाहिए जिनका जो एक्शन है वो लंबे समय तक रहे। ठीक है, यानी कि अनस्टेबल इमल्सिफाइंग एजेंट को वहाँ पर ऐड नहीं करना चाहिए, स्टेबल इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करना चाहिए, सुटेबल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट को वहाँ पर ऐड करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन के लिए हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं उनको ऐड करना चाहिए। ठीक है, और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन के लिए जो हमारा जो लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट है उनको ऐड करना चाहिए। यानी कि सुटेबल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग यहाँ पर एजेंट को जो है हमें ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है आपको जो है क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को नहीं मिले। ठीक है, चौथा जो हो सकता है हमारे रेमेडी जो हो सकती है हमारे इमल्सन के अंदर क्रैकिंग और ब्रेकिंग को ठीक करने की, वो हो सकती है कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्पर्ज फेज शुड बी रेगुलेटेड। ठीक है, यानी कि आपकी जो डिस्पर्ज फेज की जो कंसंट्रेशन है उसको हमें रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो डिस्पर्ज फेज की जो कंसंट्रेशन है फ्रेंड्स वो 74% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा अगर आप जो है कंसंट्रेशन लोगे डिस्पर्स फेज की, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको जो है क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपकी जो डिस्पर्स फेज की जो कंसंट्रेशन है फ्रेंड्स उसको हमें रेगुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉट मोर देन 74%। इससे ज़्यादा जो है आपको जो है कंसंट्रेशन नहीं लेनी है आपको डिस्पर्स फेज की। ठीक है, इसके अलावा और हम रेमेडी क्या कर सकते हैं इमल्सन के अंदर क्रैकिंग और ब्रेकिंग को जो है कम करने की, वो हो सकती है मोर इमल्सिफाइंग एजेंट शुड बी एडेड इन दिस प्रिपरेशन। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट का सहारा लेंगे क्रैकिंग और ब्रेकिंग को ठीक करने के लिए। ठीक है, कि क्रैकिंग और ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट को वहाँ पर ऐड करेंगे ताकि जो इंटरफेशियल टेंशन है इनके बीच में उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, जिसकी वजह से क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडी है, कॉज है जिनके कारण जो है हमारे इमल्सन के अंदर जो है क्रैकिंग और ब्रेकिंग आ सकती है, तो उनको हम जो है रेमेडी करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल फिनोमेना क्या होता है क्रैकिंग और ब्रेकिंग का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर जो है कवर कर ली है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको ब्रेकिंग और क्रैकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल इन वाटर टाइप ये इमल्सन है, ठीक है, जिसमें जो आपके जो ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये आपके जो है ऑयल ग्लोबुल्स हैं जो कि डिस्पर्स फेज है, और ये जो वाटर है जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो डिस्पर्जन मीडियम है जो कि वाटर है। ठीक है, तो ये जो आपका इमल्सन है ये स्टेबल है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसके अंदर किसी वजह से ब्रेकिंग और क्रैकिंग आ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो ऑयल है, ठीक है, जो कि डिस्पर्स फेज है, जो कुछ इस प्रकार से मैंने जो है यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, वो क्या हुआ, अलग हो गया आपके डिस्पर्जन मीडियम से। ये जो डॉट डॉट है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो यानी कि ये जो वाटर वाली जो फेज है और जो ऑयल वाली जो फेज है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, यानी कि डिस्पर्स फेज जो है वो अलग हो गई और डिस्पर्जन मीडियम जो है वाटर का वो अलग हो गया। ठीक है, यानी कि ऑयल फेज अलग हो गई और डिस्पर्जन मीडियम जो कि आपका वाटर वाला है वो अलग हो गया। तो इसी को ही हम फेज सेपरेशन कहते हैं या फिर क्रैकिंग और ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो गोल गोल ये छोटे छोटे जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये आपके जो है ऑयल ग्लोबुल्स हैं, जिनको मैंने जो कुछ है इस प्रकार से जो है इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या देखने को मिला, फेज सेपरेशन देखने को मिला, क्रैकिंग और ब्रेकिंग देखने को मिले, यानी कि सिंपली सेपरेशन ऑफ टू फेज, यानी कि जो ऑयल ग्लोबुल्स अलग हो जाएंगे और वाटर जो फेज है वो अलग हो जाएगी। पांचवी जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स हमारे इमल्सन के अंदर वो है हमारी फेज इन्वर्जन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि हमारा जो इमल्सन है, ठीक है, उसके अंदर इन्वर्जन हो गया है। ठीक है, अब इन्वर्जन किसका हुआ, फेज का हुआ है इन्वर्जन। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, यानी कि अगर आपकी जो इमल्सन की जो इंटरनल फेज है वो अब किसके अंदर चेंज हो गई है, एक्सटर्नल फेज के अंदर चेंज हो गई है। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि आपकी जो एक्सटर्नल फेज है वो चेंज हो गई है आपके इंटरनल फेज के अंदर। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, फेज इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल फेज एक्सटर्नल फेज के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि एक्सटर्नल फेज जो है इंटरनल फेज के अंदर चेंज हो जाएगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, फेज इन्वर्जन कहते हैं। यानी कि फेजेस के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इससे डिसएडवांटेज क्या है, तो इससे जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, ठीक है, ये इमल्सन आपने प्रिपेयर किया था और इसके अंदर मान लीजिए किसी वजह से फेज इन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो इमल्सन है वो चेंज होगा अनदर टाइप ऑफ इमल्सन, मतलब वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन के अंदर
चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका जो इमल्शन है वो अब ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन नहीं रहा, वो चेंज हो गया है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के अंदर। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, फेज इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई इमल्शन है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है, इसके अंदर जो आपकी इंटरनल फेज है वो ऑयल है और वाटर जो है डिस्पर्जन मीडियम है जो कि एक्सटर्नल फेज है। ठीक है, इसके अंदर फेज इन्वर्जन हो गया किसी भी वजह से। ठीक है, अब ये जो इमल्शन है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो इंटरनल फेज थी हमारी ऑयल की वो अब किसके अंदर चेंज हो गई है, एक्सटर्नल फेज के अंदर चेंज हो गई है, जो कि आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम भी है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाटर है जो कि आपका एक्सटर्नल फेज है यहाँ पर इस इमल्शन के अंदर, वो अब चेंज हो गया आपका इंटरनल फेज के अंदर। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, आपकी डिस्पर्स फेज है, यानी कि फेज इन्वर्जन हो गया है। एक इमल्शन जो है अनदर टाइप ऑफ इमल्शन के अंदर चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फेज इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपका ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन है उसका फेज इन्वर्जन हुआ। ठीक है, जिसके कारण वो चेंज हो गया आपका वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन के अंदर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वाइस वर्सा, यानी कि वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन था आपके पास, या फिर वो जो है चेंज हो गया आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फेज इन्वर्जन हुआ। ठीक है, यानी कि जो इमल्शन की जो फेजेज है वो चेंजेस हो गई, जिसकी वजह से जो इमल्शन की जो टाइप है वो भी जो है चेंज हो गई, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन था वो चेंज हो गया वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन के अंदर। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फेज इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इट इज ए इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है। मैंने आपको बताया कि ये इरिवर्सिबल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको अब तक पता लग गया होगा। ठीक है, द केमिकल डिग्रेडेशन में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना। ठीक है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हो जाती है हमारे इमल्शन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके फेज इन्वर्जन का जो है कारण बनती है। ठीक है, विच कॉज चेंजेस इन द सोलिबिलिटी ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जो आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी सोलिबिलिटी को जो है वो चेंजेस कर सकती है, यानी कि चेंजेस कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो इमल्शन है उसके अंदर जो है फेज इन्वर्जन आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम फेज इन्वर्जन के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनफ कैल्शियम क्लोराइड हम लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया इनफ क्वांटिटी में। ठीक है, फिर हमने उसको ऐड किया हमारे ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर इसको स्टेबलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सोडियम सोप हमने जो है यहाँ पर फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर सोडियम सोप ऐड करूँगा ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको फिर क्या देखने को मिलेगा, फेज इन्वर्जन देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन आप यहाँ पर बना रहे थे, ठीक है, तो ये जो इमल्शन है, ठीक है, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फिर आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन जो है यहाँ पर बन जाएगा या फिर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपने ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा इमल्शन बन गया, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बन गया। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, फेज इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका जो कैल्शियम क्लोराइड आपने ऐड किया था इसके अंदर, ठीक है, तो इस कैल्शियम क्लोराइड को जैसे मैंने इसको ऐड किया इसके अंदर और इसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने जैसे सोडियम सोप इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, तो जो आपका कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सोप था, इन दोनों ने क्या कर ली, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर ली, यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल डिग्रेडेशन कर लिया, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर क्या हुआ, फेज इन्वर्जन आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से हम जो इमल्शन बनाना चाहते थे ऑल इन वाटर टाइप, अब वो इमल्शन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वाटर ऑयल टाइप इमल्शन जो है यहाँ पर आपको जो है मिलेगा या फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन जो है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के अंदर जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन यहाँ पर सिंपली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप। ठीक है, और क्योंकि ये यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम सोप बन जाएगा, जो कि क्या होता है, डाईवैलेंट मेटल सोप होता है। ठीक है, इसकी वजह से यानी कि डाईवैलेंट मेटल सोप बनने की वजह से, कैल्शियम सोप बनने की वजह से ये आपका जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था फ्रेंड्स कि आपका जो डाईवैलेंट मेटल सोप होता है या फिर जो लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो हमारे किसके लिए, किस इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोनोवैलेंट मेटल यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक जो है इमल्सिफाइंग एजेंट करते हैं, जो कि वाटर सोलुबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डाईवैलेंट मेटल सोप बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इमल्शन बनेगा, ठीक है, वो किस प्रकार का होगा, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बनेगा। ठीक है, क्योंकि डाईवैलेंट मेटल जो होते हैं वो किस इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपको जो ठाकुर पब्लिकेशन में जो है इसका रीज़न जो है आपको जो है मिल जाएगा।
ठीक है। तो जो डाईवैलेंट मेटल सोप होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो हमारी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डाईवैलेंट मेटल सोप बनेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर कैल्शियम सोप बना, तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बनाना चाहते थे वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन सिंपली यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फेज इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है। और ये क्यों हुआ, फेज इन्वर्जन के कारण हुआ। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो मुझे एग्जाम्पल जो है ज़्यादा सूटेबल नहीं लगे समझाने के लिए। ठीक है। ये एग्जाम्पल अच्छा है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे फेज इन्वर्जन हुआ। अब हम इसके कॉज को समझ लेते हैं, यानी कि हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर फेज इन्वर्जन क्यों आता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉज है हमारे फेज इन्वर्जन आने का, ठीक है, वो है बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो ऑफ द इमल्शन। ठीक है। यानी कि आपने क्या किया कि जो हमारा इमल्शन के अंदर जो फेज वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, वो चेंज कर दिया। ठीक है। मतलब यानी कि मान लीजिए आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। ठीक है। तो इस इमल्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑयल होता है ना फ्रेंड्स, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इतना हम जानते हैं, और वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस इमल्शन को बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, पहले से इनका जो है रेशियो जो है हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है। मान लीजिए आपने फिक्स रेशियो कर लिया, ठीक है, लेकिन आप कई बार क्या हो, कन्फ्यूजन हो गया आपको, ठीक है, या फिर आपसे जो है कुछ गलती हो गई, उसकी वजह से आपने क्या किया कि यहाँ पर इस फेज वॉल्यूम रेशियो आपने यहाँ पर इस इमल्शन के अंदर जो है मेंटेन किया था, जो है कैलकुलेट करके रखा था। उस फेज वॉल्यूम रेशियो को आपने क्या किया कि यहाँ पर ऐड नहीं किया, इसकी जगह क्या कर दिया कि जो वाटर है उसको कम अमाउंट में डाल दिया। ठीक है। और ऑयल को क्या किया कि ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया। ठीक है। तो ऑयल क्या हुई, इसके इमल्शन के अंदर फिर ज़्यादा हो जाएगी और वाटर जो है कम हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर जो इमल्शन बनेगा फिर वो किस इमल्शन, कौन सा इमल्शन बन जाएगा, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बन जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इस इमल्शन के अंदर जो ऑयल होती है, जो कि डिस्पर्जन मीडियम में कॉन्टिन्यूस फेज है, ये ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है। और हमने क्या किया फेज वॉल्यूम रेशियो के अंदर कि ऑयल को जो है ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, ठीक है, और वाटर को कम डाल दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इमल्शन बनेगा वो आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बन जाएगा। ठीक है। यानी कि फेज वॉल्यूम रेशियो आपने चेंज कर दिया। ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो रीज़न होता है हमारे इमल्शन के अंदर फेज इन्वर्जन आने का, वो होता है बाय चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है। आपने इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, हाइड्रोफिलिक जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और जो लिपोफिलिक जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो ज़्यादातर हमारे किस इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऑपोजिट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर चेंज कर देते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट को, ठीक है, यानी कि हाइड्रोफिलिक की जगह आपने लिपोफिलिक ऐड कर दिया, लिपोफिलिक की जगह हाइड्रोफिलिक ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या किया, क्या होगा कि आपको जो इमल्शन है उसके अंदर फेज इन्वर्जन आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा बाय द टेम्परेचर चेंजेस के कारण, ठीक है, अगर आपने इमल्शन का जो स्टोरेज है, ठीक है, उसके दौरान क्या किया कि टेम्परेचर को चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसके कारण भी जो है क्या होगा, आपको जो है इमल्शन के अंदर फेज इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी कि टेम्परेचर चेंजेस के कारण भी जो है फेज इन्वर्जन जो है देखने को मिलता है। ठीक है। बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी जब हम ऐड कर देते हैं हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो इनके एडिशन की वजह से भी क्या होता है कि कई बार आपको जो है फेज इन्वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना फ्रेंड्स, इनके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे कि आपके पोटासियम जो होते हैं, जो है कैल्शियम वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं। ठीक है। सोडियम आता है इसके अंदर, ठीक है, क्लोराइड आयन आते हैं, तो ये क्या है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को जैसे हम इमल्शन के अंदर ऐड करते हैं तो इनके एडिशन के कारण क्या होता है कि फेज इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो ग्लोबुल्स है फ्रेंड्स, उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट को एडिशन करते रहते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है। और बढ़ ज़्यादा हो जाने की वजह से, चार्ज डेंसिटी के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि फिर आपको फेज इन्वर्जन देखने को मिलेगा। यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन आप बना रहे थे वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फेज इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हमारा जो इमल्शन के अंदर फेज इन्वर्जन आ रहा था उसके हमने जो है कॉज को यहाँ पर देख लिया है। ठीक है। अब हम इसकी रेमेडी करते हैं कि मान लीजिए आपके इमल्शन के अंदर फेज इन्वर्जन आ रहा है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको जो है पहला जो तरीका है वो है द फेज इन्वर्जन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज बिटवीन द 30 to 60%। ठीक है। यानी कि जो डिस्पर्स फेज हम ऐड करते हैं हमारे इमल्शन के अंदर, उसकी जो कंसंट्रेशन हम कितनी रखते हैं, 30 से 60% तक ही जो है हम उसको रखते हैं। ठीक है। या फिर इससे कई बार थोड़ी सी ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं
4% से ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, इससे ज़्यादा करेंगे ठीक है तो फिर आपको जो है फिर इन जो इमल्शन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिस्पर्स फेज की जो कंसंट्रेशन लेते हैं ना, ठीक है, वो 30 से 60% लेते हैं। ठीक है, बियॉन्ड दिस रेंज लीड टू द फेज इन्वर्जन। ठीक है, या फिर आपने क्या किया कि 30 से 60% कंसंट्रेशन न लेकर डिस्पर्स फेज के आपने क्या की कि इससे कम ले लिया, यानी कि 20 ले ली, ठीक है, 21 ले ली, या फिर मान लीजिए आपने 22 ले ली। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपको जो इमल्शन है उसके अंदर आपको फेज इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, कहने की मतलब है कि 30 से 60%, 30 से लेकर 60% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 30 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 60 से यानी कि 74% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपके इमल्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फेज इन्वर्जन देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे इमल्शन के अंदर फेज इन्वर्जन को कम करने का, वो है स्टोरिंग द इमल्शन इन कूल पैलेस। यानी कि हमारा जो इमल्शन है इसको हमें स्टोर करना चाहिए कूल पैलेस के लिए। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर नॉट बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा होना चाहिए जिसकी वजह से आपके इमल्शन के अंदर फेज इन्वर्जन आपको देखने को मिले। ठीक है, बाय यूजिंग ए प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका इमल्शन है जब हम इसको स्टोर करने के लिए रखते हैं, ठीक है, कूल पैलेस में, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है ऐड करेंगे एडिक्वेट कंसंट्रेशन में, यानी कि एक इतनी क्वांटिटी में जितना कि हमको ज़रूरत है। ठीक है, और टेम्परेचर को भी वहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो फिर आपको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तब भी आपको जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है रेमेडी है। ठीक है, कुछ उपाय हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो हमारे इमल्शन के अंदर जो फेज इन्वर्जन आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको जो है कम किया जा सकता है। तो फिजिकल इनस्टेबिलिटी के बाद में दूसरी जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है ना फ्रेंड्स, वो आती है हमारी केमिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी हमारे जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको ये जो है ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है ना होता है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर ख़राब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो केमिकल इनस्टेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको हम जो है एक एक करके जो है बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स वो आती है हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, जब हम उसको स्टोर करके रख देते हैं कई बार, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि स्टोरेज कंडीशन के दौरान वो क्या करता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, या फिर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या करता है कि वो ऑक्सीडेशन कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि जो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके इमल्शन के अंदर जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो देयर आर मैनी फैट एंड ऑयल यूज्ड इन इमल्शन फॉर्मुलेशन आर ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ओरिजिन। ठीक है, दे कैन बी ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन बाय द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन या बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिजल्ट इन रिड्यूस द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हम फैट और ऑयल यूज़ करते हैं ना इमल्शन के अंदर, ठीक है, जब हम इमल्शन की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ फैट और ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो फैट और ऑयल वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपके एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन से जो है प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ से इनको जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं कई बार हमारे इमल्शन के अंदर। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, या फिर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये जो है ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से भी जो है ये ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है फ्रेंड्स, ये भी हमारी इमल्शन की जो केमिकल जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ख़राब कर सकता है। ठीक है, किसकी वजह से होगा ये, यानी कि जो फैट और ऑयल यूज़ किए जाते हैं इमल्शन फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन या बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी जो है वो वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब अगर आपके जो है इमल्शन के अंदर जो है अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं
क्या उपाय कर सकते हैं, कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है ऑक्सीडेशन की जो है रेमेडी जो है यहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है हम इमल्शन के अंदर ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अगर आपकी इमल्शन के अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाते हैं कई बार, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब हम इमल्शन को फ्रेंड्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसी समय हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो है हम ऐड कर देते हैं जब हम इमल्शन की फॉर्मुलेशन करते हैं, जब इमल्शन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे इमल्शन के अंदर ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करती है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। मैंने कहा कि जो एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से भी जो है आपकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कॉज कर सकते हैं आपके इमल्शन के अंदर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव को ऐड करेंगे, जो कि ये क्या करेंगे, ठीक है, जो बैक्टीरिया या फिर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो आपके इमल्शन के अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, उसको ये जो है रोकने का काम करेंगे। प्रिजर्वेटिव यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम जो है प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, ठीक है, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन की वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उसको ये रोकने का काम करते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है ऑक्सीडेशन की वजह से जो है हमारी इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। और जो है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव वगैरह हम यूज़ करके जो है इसको जो है रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है हमारी केमिकल इनस्टेबिलिटी में, वो आती है हमारी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जब हम इमल्शन को जो है स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके यीस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, मोल्ड्स हुआ, ठीक है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि आपका जो इमल्शन है, ठीक है, उसको कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ इमल्शन अकर्स बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है, यीस्ट वगैरह, मोल्ड्स वगैरह जो है हमारा जो इमल्शन है उसको जो है कंटामिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्रिएट हो सकती है इमल्शन के अंदर, ठीक है। दे कैन एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमारा जो इमल्शन है उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है उसको जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड कॉजिंग सच problem as gas production, color, odor changes, hydrolysis of fat and oil, pH changes in aqueous phase and breaking of emulsion। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो इमल्शन है उसको जो है कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, वहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर गैस प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा इमल्शन के अंदर, ठीक है। कलर जो है वहाँ पर चेंज हो जाता है हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि इमल्शन के अंदर कलर चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। ऑर्डर चेंजेस हो जाता है उसका, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस हो जाता है फैट का, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है फैट का, तो वहाँ पर क्या होता है कि फैटी एसिड वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसके अंदर अजीबोगरीब स्मेल आती है, खट्टी खट्टी स्मेल आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाता है कि पीएच चेंजेस जो है एक्वस फेज जो होती है हमारी, ठीक है, उसकी जो पीएच है वो चेंजेस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन, ठीक है। और कई केसेस में क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर ब्रेकिंग और क्रैकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंटामिनेशन होता है हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो वो जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है, जो कि हमारे इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है, केमिकल जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी आपकी जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका इमल्शन को जो है कंटामिनेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो हमारी इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। तो उसको हम रोकेंगे कैसे, ठीक है, क्या उपाय करेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो इमल्शन के अंदर एंटी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो रेमेडी को जो है रेमेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, जो है एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव वगैरह का यूज़ करेंगे, जैसा कि हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन के अंदर ऐड कर रहे थे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा जो कंटामिनेंट हो रहा है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, वो ना हो,
ठीक है, क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने का काम करते हैं और उनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, वो वहाँ पर जो है रिड्यूस हो जाएगी या फिर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इमल्शन की केमिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो हम इमल्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एडिक्वेट क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हम कब करेंगे, जब इमल्शन की हम प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। स्टोरेज के दौरान ये यूज़ नहीं किए जाते, ठीक है। जब हम इमल्शन को प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर्मुलेशन कर रहे हो, तभी हम इनको जो है पहले ही हम जो है ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता रहता है कि ऐसी कंडीशन आ सकती है आगे जाके, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां वगैरह जो इमल्शन और सस्पेंशन बनाती है, ठीक है, तो वो पहले से इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखती हैं, ठीक है, ताकि और फिर इनका जो है सॉल्यूशन जो है पहले से ही वो कर देती है, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर जो है हमारे जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है उसको जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिले, ठीक है। इसलिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है कि हमारे प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ कर देती है, ठीक है, एडिशन करती है प्रिजर्वेटिव वगैरह का हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है। तीसरी जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है हमारी केमिकल इनस्टेबिलिटी में, वो आती है एडवर्स स्टोरेज कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एडवर्स स्टोरेज कंडीशन होती है फ्रेंड्स, ये भी हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ये ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो एडवर्स स्टोरेज कंडीशन में आल्सो cause emulsion instability by the increasing in temperature that cause increasing the rate of creaming, ठीक है। तो यानी कि जो एडवर्स स्टोरेज कंडीशन होती है, ठीक है, जब हम इमल्शन को स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या कर सकती है कि हमारा जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ख़राब कर सकती है, यानी कि जो हमारा इमल्शन की जो केमिकल स्टेबिलिटी है उसको जो है ये ख़राब कर सकती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होता है कि जब हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मान लीजिए हमने इंक्रीज़ कर दिया जो कि सुटेबल नहीं है हमारे इमल्शन के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉज इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्रीमिंग, ठीक है। तो यानी कि जो क्रीमिंग की जो दर है, रेट है, वो वहाँ पर फिर आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी क्रीमिंग देखने को मिलेगी आपके इमल्शन के अंदर, ठीक है। ओवनिंग टू फॉल इन एपरेंट विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेस, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है कि जो हमारा इमल्शन के अंदर जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है, जिसकी जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम को हम कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो डिस्पर्जन मीडियम होता है या फिर जो कॉन्टिन्यूअस फेज है, ठीक है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो यहाँ पर, ठीक है, वो वहाँ पर क्या होने लग जाती है, फॉल होने लग जाती है, यानी गिरने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके इमल्शन के अंदर डिस्पर्जन मीडियम की जो विस्कोसिटी है वो अच्छी खासी है तो आपको जो है क्रीमिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के दौरान क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, जो कि सुटेबल नहीं होता है हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी कॉन्टिन्यूस फेज होती है ना, ठीक है, जो कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम भी होता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो कम होने लगती है जब टेम्परेचर को हम जो है बढ़ाते हैं, ठीक है। घी वगैरह भी आपने देखे होंगे कि वो जो है शुरुआत में तो जो है जम जाता है फ्रिज टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे ही हम जो है उसको हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, पिघलने लग जाता है और फिर लिक्विड फॉर्म बना लेता है, ठीक है। उसी प्रकार सेंध वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो इनकी जो विस्कोसिटी होती है फ्रेंड्स वो रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो सेम यही सिचुएशन क्या होती है कि हमारा जो इमल्शन है जिसके अंदर जो डिस्पर्स फेज होती है, कॉन्टिन्यूस फेज होती है, उसकी जो विस्कोसिटी है फ्रेंड्स वो कम होने लगती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ड्यूरिंग एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के दौरान, ठीक है। तो विस्कोसिटी रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा वहाँ पर जो ग्लोबुल्स है उनकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो जल्दी से जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट करेंगे और फिर आपको जो है क्रीमिंग देखने को मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। तो एडवर्स स्टोरेज कंडीशन भी जो है आपकी जो इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो एडवर्स स्टोरेज कंडीशन होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम तो इसके लिए हम क्या उपाय करें, ठीक है, ताकि जो हमारा इमल्शन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब नहीं हो, ठीक है, यानी कि जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के दौरान ख़राब हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड्स, कौन से उपाय यूज़ करें जो कि हमारा जो इमल्शन है, ठीक है, वो ख़राब नहीं हो ड्यूरिंग एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के दौरान, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के दौरान जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हमारे इमल्शन के अंदर, ठीक है, एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के कारण, ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या उसकी रेमेडी कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट इमल्शन डिटोरिएशन बाय द लाइट टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग। ठीक है, तो लाइट टेम्परेचर और फ्रीजिंग के कारण आपका जो एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के कारण जो हमारी इमल्शन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि कुछ सावधानियां बरतेंगे हमारे इमल्शन के लिए, ठीक है, ताकि लाइट, ठीक है, टेम्परेचर और फ्रीजिंग के कारण जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यूरिंग एडवर्स स्टोरेज कंडीशन के दौरान वो वहाँ पर देखने को नहीं मिले। ठीक है, यानी कुछ सावधानी है, यानी कि या तो टेम्परेचर जो हमारे कंट्रोल वगैरह में होगा, ठीक है, या फिर फ्रीजिंग का जो टेम्परेचर ये भी हमारे कंट्रोल में होगा, ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इंक्रीज भी कर सके, घटा भी कर सके, मेंटेन भी कर सके। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक साथ आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो यानी कि जब हम एडवर्स स्टोरेज कंडीशन करते हैं हमारे इमल्शन की, स्टोर करने के लिए रखते हैं हमारे इमल्शन को, ठीक है, तो लाइट और टेम्परेचर और फ्रीजिंग इन सबको जो है ध्यान में रखकर ही जो है हम इमल्शन को जो है स्टोर करेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ सावधानियां वहाँ पर हम बरतेंगे। ठीक है, ताकि इनकी वजह से हमारे इमल्शन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, केमिकल स्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, जो कि हमारे इमल्शन की स्टेबिलिटी को जो है ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम, ये यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो वीडियो है फ्रेंड्स ये भी काफ़ी लंबी बन चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है फ्रेंड्स लंबी वीडियो ही बनाना पसंद करता हूँ, ताकि हर एक टॉपिक का जो बेसिक है, ठीक है, वो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, ताकि उससे जो है आपको जो है एडवांटेज देखने को मिले। ठीक है, जब तक कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो आप कितना भी रटिए, ठीक है, उससे कोई भी फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होती है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वो हमको याद रहती है। ठीक है, इस वजह से जो है मैं वीडियो जो है ज़्यादातर लंबी बनाता हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो लंबी बनने से अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को जो है शॉर्ट में भी जो है कर सकूँ। ठीक है, वैसे जो शॉर्ट वीडियो बनाने का कोई जो है हमको जो है डिसएडवांटेज ही फ्रेंड्स देखने को मिलेगी, यानी नुकसान ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ मैं जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।